नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको लोग कह रहे हैं डिजिटल रुपया, बजट में जिसके बारे में निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं, ऐलान किया था, अब वो रिटेल में भी उपलब्ध करा दी गई है। पहले इसको होलसेल में छोड़ा गया था, होलसेल व्यापारियों के लिए, अब रिटेल में भी उसको दे दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट है, 4 बड़े शहरों में चलेगा और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आने वाले समय में जब डिजिटल रुपये लेके आएँ तो ऐसी की ऐसी ले आएँ या इसमें कुछ बदलाव करें। लेकिन इस डिजिटल रुपये के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको नहीं पता होंगे और जो आपके सामने डिस्कस नहीं हुए हैं। अभी तक केवल ढोल मंजीरा आरती हो रही है, कोई ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये ऑपरेट कैसे करेगा। कोई ये भी बताने को तैयार नहीं है कि इसमें और यूपीआई में बेसिक अंतर क्या होगा। जो अंतर बताया जा रहा है वो तो है ही, वो कोई बहुत समझने वाला अंतर नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस में क्या अंतर आएगा, यूज़र एक्सपीरियंस में क्या मुझे भी वैसी एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं उस सवालों से ज़्यादा, उसके स्वरूप से ज़्यादा, वो तो आज नहीं तो कल स्पष्ट होना ही होना है, इससे जुड़े हुए लाभ हानि, इसके खतरे, इसके नुकसान और इसकी खूबियों के बारे में बात करना चाहूँगा। आज इसी पे चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एक यूपीआई आईडी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भुगतान कर सकते हैं और एक क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। कुछ खूबियां बताई जा रही हैं डिजिटल रुपये की। दरअसल क्या है कि एक पहले इन्होंने ई रुपये भी डाला था मार्केट में। ये बहुत तरीके से धीरे धीरे सरकार हमको घेर रही है। पहले इन्होंने नोटबंदी की और नोटबंदी करने के साथ ही आपको अरुण जेटली के बयान याद होंगे, सिस्टम को कैशलेस बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे करके हम में से ज़्यादातर लोगों को, 60-70% लोगों को भारत में आदत डाल दी भुगतान करने की। ये बारकोड स्कैन करके पेटीएम के फोटो में स्वयं प्रधानमंत्री जी अवतरित हो गए थे, पेटीएम के विज्ञापन में। तो ये करके उन्होंने पहले हमको भुगतान करने की मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आदत डाली ताकि हम इसके आदी हो जाएं और अब उसका नेक्स्ट लेवल लेकर आ रहे हैं। और वो नेक्स्ट लेवल ये है कि वो अब रुपया ही आपसे छीन लेंगे और उसको मोबाइल पे डाल देंगे। बहुत सारे लोग इसको नोटबंदी कह रहे हैं कि इसके बाद करेंसी नोट सरकार बंद कर देगी धीरे धीरे करके और आपको जीवन में यही सहारा रहेगा। इसको फीचर फ़ोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि देश का एक बड़ा तबका टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर पाएगा। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ वो फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मैं कल परसों एक दुकान वाले से अमरूद ख़रीद रहा था, उसके पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें पेटीएम से भुगतान कर दूं? तो बोला साहब हमको मोबाइल चलाना नहीं आता है। ये देश की राजधानी की स्थिति बता रहा हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे लोग जो कामकार हैं वो फीचर फ़ोन रखते हैं, वो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं। उनके फ़ोन में कैमरे भी होते हैं कि नहीं होते हैं पता नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन मान भी लिया जाए कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है हिंदुस्तान में। हालांकि कनेक्टिविटी का हाल अब बीच में ये है कि मैं अभी पिछले दिनों फगवाड़ा गया हुआ था एक भाषण के लिए, तो मैं वीडियो डालने की स्थिति में नहीं था क्योंकि रास्ते में मैंने वीडियो डालना तो बहुत बड़ी बात, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ चैट कर लूँ। तो ट्रेन में मेरा सिग्नल मेरा साथ नहीं दे रहा था प्रीमियर के टाइम पे। तो कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारा फ़ायदा ये होगा कि सरकार को है ना नोट छापने पड़ते हैं हज़ारों करोड़ के, और वो सारा नोट छापने का खर्चा बच जाएगा, ये बात कही जा रही है।
और अब सब कुछ डिजिटल होगा। कितने भोले हो यार, जब तुम चैनल पे ये बात बोलते हो थोड़ा सोच भी लिया करो। दिमाग घर पे रख के आने से ठीक नहीं। आप कभी अपनी जेब में जो नोट रखे हुए हैं रैंडमली उनको निकाल के देखना। 2014 से पहले रघुराम राजन इस देश के आरबीआई के गवर्नर थे, उनके जारी किए हुए नोट भी आपको मिल जाएंगे। उससे पहले के गवर्नर के नोट भी आपको मिल जाएंगे जो चल रहे हैं। यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल से कागज का नोट असंख्य हाथों से होकर गुजर रहा है। एक बार आपने नोट छापा है और वो नोट हजारों बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक बार डिजिटल रुपये को एक से दूसरी जगह अगर भेजेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी। 10 रुपए का नोट जो हजारों बार, 2000, 4000, 5000 बार चल चुका है, वही 10 रुपये 5000 बार अगर ई रुपये के तौर पे या डिजिटल रुपये के तौर पे, ई रुपये कि इन्होंने और निकाल दिया, उससे बड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इसको सीबीडीसी ही बोलेंगे। तो सीबीडीसी के जरिए जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे, नेटवर्क, मोबाइल चलेगा उसका खर्चा, मोबाइल की बैटरी के चार्ज होने डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में, ये यहाँ हजारों बार की बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होगी। तो आपको अगर लग रहा है कि नोटों का खर्चा खत्म हो जाएगा और ये काम फ्री में हो जाएगा, तो आप वैसे ही बेवकूफ़ हैं जैसा कि आप ई वाहन से प्रदूषण खत्म होने की बात कर रहे थे और आपको ये नहीं पता था कि ई वाहन चलाने के लिए जहाँ से बिजली आती है वहाँ कितना प्रदूषण हो रहा है, बैटरी बनाने में कितना प्रदूषण हो रहा है और समाज पे प्रदूषण का कितना असर चल रहा है। हाइड्रोजन कार बोल दिया गडकरी जी ने तो उसकी आरती उतारने लग गए। आप भूल गए कि हाइड्रोजन बनाने के लिए भी उसी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा जिसको गाड़ी के इंजन में जलाने के आप खिलाफ हैं। बिजली घर में जले तो चलेगा। सीबीडीसी के मामले में भी ये होने वाला है कि आप जो है सीबीडीसी में एक एक ट्रांजैक्शन करेंगे और देश के 150 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, वो हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ऊर्जा खर्च करेंगे, कुछ डाटा खर्च करेंगे और जो डाटा और ऊर्जा खर्च होती है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन होता है। आप सिर्फ अपने मोबाइल में खर्च नहीं करते हैं, जहाँ बैकएंड पे सर्वर है वहाँ भी खर्च करते हैं, उससे पहले भी खर्च करते हैं और वहाँ से एक एनर्जी निकलती है और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। अगर आपको सरल तरीके से समझना हो तो जहाँ पे कंप्यूटर के सर्वर लगे होते हैं वहाँ ठंडा मौसम रखना पड़ता है, एसी ठंडा रखना पड़ता है, कई बार तो पंखे लगाने पड़ते हैं एसी के बावजूद। तो आप जो सोच रहे हैं कि ये फ्री में हो जाएगा, नोटों की लागत बच जाएगी, तो ये मासूमियत है आपकी। एक चीज और भी है, ये होगा ब्लॉकचेन सिस्टम पे। ब्लॉकचेन सिस्टम एक लिहाज से तो सुरक्षित है कि इसे चुराया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे लिहाज से बिल्कुल महासुरक्षित है क्योंकि हम और आप एक एक रुपया कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उस पर नज़र रखी जा सकेगी, को ट्रैक किया जा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप बिटकॉइन में नज़र होती है कि भाई ये रुपया अब यहाँ से यहाँ चला गया, आपने किसी को पैसे दिए तो वो बिटकॉइन उस खाते में रजिस्टर हो जाता है, उस आदमी के पास जा चुका होता है जिसने भी वो खरीदा है। ई रुपये भी उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलेगा। जिस तरह से इस देश में अडानियों, अंबानियों, दूसरे अमीरों और उन सब की तरफ दौलत का प्रवाह है। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं कि सस्ती मोटर गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, सस्ती मोटर बाइक नहीं बिक रही हैं, यहाँ तक कि एफएमसीजी सेक्टर में भी सस्ता माल नहीं बिक रहा है। और मैंने ये भी बताया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जो एंट्री लेवल की चीज़ें वो नहीं बिक रही हैं। इसका मतलब ये है कि धन का ध्रुवीकरण हो रहा है। अडानी जी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं और इस देश में आम आदमी के पास से दौलत छिनती जा रही है, उसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने समाज शास्त्र पढ़ा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि धन का जब ध्रुवीकरण होता है तो समाज में असंतोष बढ़ता है, पहले अपराध शुरू होते हैं और धीरे धीरे व्यवस्था के प्रति वो आक्रोश में बदल जाते हैं। और उस आक्रोश का परिणाम ये माना गया है बहुत सारी फिलॉसफीज़ में
कि वो बगावत में कन्वर्ट होता है देश की व्यवस्था के प्रति और उन लोगों के प्रति गुब्बारा बन के फूटता है। दुनिया में कई उदाहरण हैं, जैसे कि अडानी अंबानी टाइप के लोग। सुप्रीम कोर्ट में अडानी साहब को शरण लेनी पड़ी है, हाई कोर्ट में, कोयला हाई कोर्ट में, और मदद मांगी है कि साहब हमारे पोर्ट पे जो बहुत ज़बरदस्त लोगों का आंदोलन हो रहा है उससे हमको बचाइए। ये स्थिति है और अदालत बचाने का आदेश भी देगी, क्योंकि अदालत इन लोगों को, देश का सिस्टम इन लोगों को बहुत संरक्षित करता है। अदालत, सरकार, पुलिस। गुड़गांव में मजदूरों की हड़ताल हुई थी, मजदूरों की हड़ताल जरा सी उग्र हुई, उनको पूरे जीवन उनको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था पोषक है उनकी, जो भी है पूंजीवादी व्यवस्था है। खैर, तो आपका जब ट्रैक रखा जा सकेगा रुपए पे, और इस तरह के असमानता की स्थितियों में, दूसरी स्थितियों में जब आप व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़क पे आ जाएंगे, जैसा चीन में लोग आ गए हैं या कहीं और आ जाएंगे, तो आप पे लगाम कसने के लिए आपको एक बटन की दूरी पे होना चाहिए। देश का चुनाव आयोग कह रहा है कि आपके वोटर आई कार्ड के साथ में आपको आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो चुनाव कार्यकर्ता आपके मोहल्ले में आता है वो अनिवार्य रूप से उसको जोड़ता है, यानी पहचान वहां से जुड़ गई है। टीका लगवाते तो हेल्थ आईडी, और अब आपका रुपया भी, ये सब चीजें एक जगह जुड़ रही हैं, और वहीं से एक कमांड से आने वाले समय में सरकार को अगर आपको नियंत्रित करना हो तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे, वो आपकी ट्रैवल आईडी को खत्म कर देगा। आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपके सारे पैसे ब्लॉक कर देगा, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी दिशा में जा रहे हैं। फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे हैं, दूसरी चीजें हैं, सर्विलांस स्टेट जिसको कहते हैं, वो स्थिति आ गई है और आती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये जो डिजिटल रुपये वाला मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये बहुत बड़ा हथियार सरकार के हाथ में बन जाएगा, क्योंकि ये ट्रैकेबल है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, इसलिए ट्रैकेबल है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यूपीआई में और इसमें क्या अंतर है। यूपीआई में और इसमें अंतर यह है कि यूपीआई के जरिए आपके अकाउंट में जो पैसे जमा हैं वो भी डिजिटल ही। उन पैसों को आप बारकोड स्कैन करके भुगतान करते हैं तो आपके अकाउंट से वो किसी और के अकाउंट में चले जाते हैं, यानी वो जहां रहते हैं वो घर किसी न किसी बैंक का अकाउंट होता है, वो अकाउंट टू अकाउंट जाते हैं। तो इसमें बैंक की भूमिका होती है कि वो जहां भी रहेंगे बैंक में, यानी बैंक मौजूद रहेगा और बैंक आपको रुपए रखने के बदले में धन देता है, जिसको हम ब्याज के नाम से जानते हैं। ई रुपये अगर एक से दूसरी जगह देंगे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इस ई रुपये की एक एक्सपायरी डेट भी होगी, कहा जा रहा है, मैं इस पर बहुत श्योर नहीं हूं। और वो एक्सपायरी डेट होगी, इतने समय बाद रुपया ई रुपये खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता एक्सपायरी डेट की जरूरत क्या है। बहरहाल ट्रैकेबल है, और इसका मतलब यह है कि जो कुछ बहनजियां न्यूज़ चैनल पे खड़े होकर बोल रही थी कि 2000 का नया नोट आया, उसमें चिप लगी हुई है, ज़मीन के अंदर हो, आसमान में हो, कहीं पे भी हो, उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो अब ये जो मुद्रा आई है ये वही मुद्रा है जो ट्रैकेबल है। ये बगैर चिप के चिप वाला नोट है जिसको ट्रैक किया जा सकता है, और इसको कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी मंगाया जा सकता है। विदेशों में भी भेजना हो तो एक पल में भेज सकते हैं, लेकिन एक अंतर रहेगा। यूपीआई में अगर आपका रुपया है, यूपीआई से आज आप भुगतान करते हैं तो बैंक का इस्तेमाल होता है, तो बैंक नाम की संस्था का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, बैंक वालों की नौकरियां चल रही हैं, पहली चीज। क्योंकि अगर आप चेक काटते हैं तो बैंक से पैसा जाता है, यूपीआई भुगतान करते हैं तो बैंक से जाता है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो बैंक से जाता है। आने वाले समय में कह रहे हैं बैंक की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे पैसा आप दोगे चला जाएगा। और दूसरा, आपको सरकार ब्याज नहीं देगी। यूपीआई में बैंक में जो पैसा रखा है वो आपको ब्याज देगा। तो आने वाले समय में अगर आपको
जो पैसा पेमेंट आया, किसी ने आपको 10,000 रुपये भेजे, वो 15 दिन बाद आपने खर्च किए, तो 15 दिन का रोज़ाना के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होता है। 15 दिन का ब्याज आपके खाते में आपको मिल गया। लेकिन उसने, सामने वाले ने अगर आपको ई-रुपी भेज दिया, ई-रुपी क्या, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC भेज दिया, तो आपके पास 6 महीने भी पड़ा रहे, आपको 1 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा। यानी जो UPI के जरिए आपको ब्याज मिल रहा था वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। और आपको पता है, बैंक सारे कह रहे थे अभी हाल में कि इस UPI को पेड बनाइए, बहुत मुफ्त सेवा आपने दे दी, पेड बनाइए। सरकार ने पेड बनाने से इनकार कर दिया, और इनकार इसलिए कर दिया, उसको पता था कि UPI पेड हो जाएगा तो लोग दोबारा नोटों पे आ जाएंगे, दोबारा नोटों पर आ जाएंगे, तो ऐसा नोट जिसको हमको आगे जाके लाना है, जिसको ट्रैक किया जा सकता है, जिससे चुटिया पकड़ी जाती है, आदमी की नज़र रखी जा सकती है, और आदमी को ढूंढ के कहीं पे भी बैठे बिठाए उसके सारे रुपए जाम किए जा सकते हैं। अभी तक तो खाता जाम होगा, आपका दूसरा खाता चल जाएगा, खाता नहीं भी है तो घर में कैश रखा है उससे चल जाएगा। जब सब कुछ ई-रुपी में ही होगा तो सब कुछ आपका जाम हो जाएगा, अगर सरकार चाहेगी तो। ये एक काल्पनिक संभावना होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने ये ऐलान नहीं किया है, लेकिन सरकार के पास ये पावर है, क्योंकि वो रुपी ट्रैकेबल है, और इसलिए ट्रैकेबल है क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। तो इसलिए ये जो विषय है ये उतना हल्का विषय नहीं है जिसमें आप आसानी से सोचें कि भाई UPI की तरह हो जाएगा। धीरे धीरे हम सबके आसपास डिजिटल शिकंजा बढ़ता चला जा रहा है। वोटर आई कार्ड के लिए इस बार मैं वोट नहीं डालूंगा, आपको बता दूं, क्योंकि मैंने वोटर आई कार्ड के साथ आधार कार्ड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि खुद चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। मैंने एम्बेडेड आधार कार्ड दिया, उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और मेरा वोटर आई कार्ड इस बार नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है, या जितने भी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश हैं, इनकी सरकारें चाहती हैं कि आप अपना आधार इनको दे दो। और मैंने वीडियो में आपको बताया था, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कि आधार के ज़रिए किस तरह से चुनाव में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, हेर फेर किया जा सकता है, सिर्फ आधार से वोटर आई कार्ड जोड़ने से। और इसी तरह की चीज़ें लगातार हो रही है। आधार आपके, एक तरफ आपके सर पे आधार खड़ा हुआ है, दूसरा तरफ ये जो रुपये है नया वाला डिजिटल ये आ गया है। धीरे धीरे बढ़ेगा, सरकार कागज़ के नोट हटा देगी, इसी तरह के तर्क देगी कि कागज़ के नोट में हमको पैसा नहीं आता है, खर्चा नहीं आता है, वगैरह वगैरह। हर जगह सर्विलांस है, कैमरे हैं। मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से आपका एक एक क्लिक जो आप दबाते हैं इंटरनेट पे, वो कहीं ना कहीं स्कैन हो रहा होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं इस देश में, और इस पूरी तरह से ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि जिस दिन ये बढ़ते बढ़ते अडानियों अंबानियों जैसे इस देश के 200-400 भी अगर हो गए, और उनके पास जब सारे संसाधन चले जाएंगे, वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कितने पैसे मिलना चाहिए, कितने पैसे नहीं मिलना चाहिए। 2 मिनट में टेक कंपनी नौकरी से निकाल देती है, कोई पूछने वाला नहीं है। श्रमिक संगठनों को ख़त्म कर दिया गया है, आपकी एकता को तोड़ दिया गया है। तभी मैं कहता हूँ थोड़ा एक होकर रहिए, किसी भी तरह से रहिए, कम से कम 50 आदमी तो एक साथ रहें कहीं ना कहीं किसी फोरम पे। और धीरे धीरे करके ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि अगर समाज में बगावत हो इन नीतियों के कारण जो कि अब बोई जा रही हैं, तो जनता को कैसे कुचला जा सके। अभी तक मैं कहा करता था कि मोदी जी के बाद में कोई दूसरा नेता आएगा, क्या पता कितना अच्छा हो बुरा हो, लेकिन असल वजह यह है कि कोई भी नेता आए, जिस दिशा में देश चल रहा है, जिस दिशा में समाज चल रहा है, सरकार को जनता के ऊपर सर्विलांस की बहुत ज़रूरत होगी। गाड़ियाँ आपकी सर्विलांस में लाई जा रही हैं, आपको पता ही है किस तरह से अब गाड़ी आपकी ऊपर आसमान से ट्रैक हो गई, और उससे ही पता चल जाएगा कितने किलोमीटर चली, कहाँ गई, GPS के ज़रिए। तो वो सब मिला के एक ऐसा वातावरण बन रहा है कि कोई भी सरकार हो आने वाले समय में, वो सरकार उन्हीं ताकतों के लिए काम करेगी, उन्हीं अमीरों को और अमीर बनाने के लिए काम करेगी। गरीबों की तरफ से जो स्थितियां बन रही हैं आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, कई सारे वीडियो बना चुका हूं मैं, जानकारी आपको दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी परक लगा होगा,
और आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ नोट नहीं बदल रहा है, ये बहुत कुछ बदल रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जन जागरण के काम में अपनी हिस्सेदारी बटाएं। नमस्कार, जय हिंद।